हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का मेजर 6 पेपर का क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं लॉन्ग टाइप का कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इससे बाहर तो आपका किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है आप लोग का जो टोटल है क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, बढ़िया से तैयारी करना है। ठीक है, शांति बनाए रखना है। ठीक है, देखिए क्या आप लोग को पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग के हैं यहाँ पर, और उससे पहले आप सिलेबस देख लेना चाहते हैं, ताकि आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस वगैरह नहीं जानते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। देखिए, वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र पढ़ना है इसमें। तो विकास के कारक, देखिए वृद्धि, विकास और स्थिरता के मुद्दे, जैसे कि विकास के कारक, पूंजी निर्माण, भौतिक मान्य प्रौद्योगिकी संस्थाएं, जनसंख्या का आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी रुझान, शहरीकरण, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रोजगार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में व्यवसायिक संरचना, जैसे ग्रामीण, शहरी एवं छिपी बेरोजगारी, रोजगार योजनाएं, उनका प्रभाव, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकाई 2 में क्या पढ़ना है आप लोग को, आर्थिक वृद्धि और विकास का परिचय, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, अवधारणा एवं विरोधाभास, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, विकास एवं अल्प विकास, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अल्प विकास में बाधाएं कौन कौन सी है उसको भी, गरीबी रेखा की अवधारणा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, गरीबी का मापन और गरीबी में कमी, ये सारा कुछ। अब देखिए इकाई 3 में क्या बोल रहा है, भारतीय विकास अनुभव, तो विकास की आलोचनात्मक मूल्यांकन रिलेटेड आ सकता है, 95% चांसेस है। असमानता, गरीब और प्रतिस्पर्धा, सुधार पूर्व और सुधार पश्चात युग। ठीक है, 1991 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, बचत और निवेश, आंतरिक और बाह्य वित्त का जुटाव, मौद्रिक और राजकोष की नीतियाँ, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% टाइप के कह सकते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये भी है 90% चांसेस। अगला देख रहे हैं इकाई 4 में क्या बोल रहा है, समष्टि आर्थिक नीति और आर्थिक विकास, समष्टि आर्थिक नीति और आर्थिक विकास, इससे रिलेटेड भारत सहित विकासशील देशों में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इससे बाह्य संसाधन, FDI सहायता बनाम व्यापार, भारत में प्रौद्योगिकी अंतर्वाह, MNC गतिविधि, ये सारा। आगे देखिए इकाई 5 में क्या पढ़ना, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को पढ़ना है, जैसे विकास के शास्त्रीय सिद्धांत, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे। हेरोड डामर ग्रोथ मॉडल, सुम्पीटर और पूंजीवादी विकास, लुईस मॉडल, और दीर्घावधि विकास का सोलो मॉडल, रोस्टोव का विकास मॉडल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग का सिलेबस था जो बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग को एक जो यूनिट वाइज हम बनाए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। और देखिए ये सारा क्वेश्चन, इतना सारा संख्या होने का कारण एक और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एक भी क्वेश्चन आपका जो है सो ये नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए, मतलब जितना भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सारा आप ही के क्वेश्चन से आने चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक तोहफा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे सच में। ठीक है, देखिए क्या है, पहला जो आपका इकाई है, वृद्धि, विकास और स्थिरता के मुद्दे, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वृद्धि और विकास और वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूंजी निर्माण क्या है, इसके भौतिक और मानवीय रूपों की व्याख्या करें। प्रौद्योगिकी के विकास में क्या भूमिका है, और यह प्रौद्योगिकी के विकास में क्या भूमिका, और यह आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है, कौन सा चीज़, तो ये अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, अर्थशास्त्र। संस्थाएं और उनका विकास में क्या योगदान है। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण और इसकी वृद्धि पर आधारित आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें। देखिए शहरीकरण और इसका वृद्धि जो है, शहरीकरण का ही, उसमें आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% एकदम आएंगे तो आएंगे, इसमें एकदम पूरा कोई दोहराए नहीं है। विकासशील देशों में जनसांख्यिकीय संक्रमण के उदाहरणों को परिभाषित करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ऊपर वाला। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर को समझाना है। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण, शहरी और छिपी बेरोजगारी का विवरण देना है। रोजगार योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करें। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति और इसके सुधार की दिशा पर विचार करें। ठीक है, अगला यूनिट में देखते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास का परिचय। आर्थिक वृद्धि और विकास की अवधारणाओं की व्याख्या करने बोल रहा है। आर्थिक विकास में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना है। विकास और अल्प विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्प विकास के प्रमुख कारण और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। अब देखिए अल्प विकास वाला और विकास वाला ये तो आएगा ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% अगर मान के चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी रेखा की अवधारणा क्या है और इसे कैसे मापा जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
गरीबी में कमी के उपाय क्या हो सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरीबी बढ़ रहा है, जिसको कमी करने के लिए उपाय तो बोला ही जाएगा। आर्थिक विकास के विभिन्न मापदंडों का वर्णन करें तो ये भी आ सकता है। गरीबी और असमानता को मापने के तरीके कौन कौन से हैं, तो ये भी आ सकते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था में गरीबी और विकास के बीच संबंध पर चर्चा करने बोल रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारतीय विकास अनुभव, जो भारत का जो विकास हुआ है उसका क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या अनुभव है। ठीक है, भारतीय विकास के आलोचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखेंगे करेंगे, तो पता चल जाएगा कि इस तरह से हम लोग के देश का विकास हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता, गरीबी और प्रतिस्पर्धा पर चर्चा करने बोल रहा है। एंड अगला सुधार पूर्व और पाश्चात्य युग में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। सुधार पूर्व यानी सुधार के पहले और सुधार पश्चात युग में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसा रहा। ठीक है, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तनों पर चर्चा करें। 1991 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करना है। बचत और निवेश के बीच संबंध पर विचार करना है। बचत किसे कहते हैं और निवेश किसे कहते हैं, इसके बीच में जो संबंध है उसको विचारपूर्वक लिखना है। भारत में आंतरिक और बाह्य वित्त के जुटाव की रणनीतियों का विश्लेषण करना है। भारत में जो आंतरिक वित्त है और बाह्य वित्त है उसके जुटाव किस तरह से हम लोग जुटा सकते हैं, उसकी रणनीतियों का विश्लेषण करना है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि जो मौद्रिक है और राजकोषीय नीतियाँ हैं उस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का मूल्यांकन करना, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध किस तरह से है उसका मूल्यांकन करना, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के विकास में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका पर चर्चा करना है। जो भारत का विकास है उसमें राज्य और केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, लेकिन चांसेस नहीं आने का। ठीक है, अगला देखिए भारतीय आर्थिक विकास में 1991 के सुधारों की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। जो भारतीय आर्थिक विकास है उसमें 1991 के सुधारों की क्या भूमिका है उस पर विस्तृत चर्चा करना। देखिए अगला है समष्टि आर्थिक नीति और आर्थिक विकास। इसमें क्या विकासशील देशों में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रभाव क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आने का ज़्यादा चांसेस है। बाह्य संसाधन के स्रोत, FDI सहायता और व्यापार का महत्व क्या है। बाह्य संसाधन के जो स्रोत हैं FDI सहायता, व्यापार का महत्व क्या है। ठीक है, FDI और व्यापार के विकास पर क्या प्रभाव, FDI और व्यापार के विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। ठीक है, भारत में प्रौद्योगिकी अंतर्वाह के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करना है। मल्टीनेशनल कंपनियों MNC की गतिविधियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाह्य वित्त और भारत में उसके प्रभाव का विश्लेषण करके क्वेश्चन आ सकते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विकास के शास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हेरोड डामर ग्रोथ मॉडल के सिद्धांतों को समझाइए करके क्वेश्चन आ सकते हैं। हेरोड डामर ग्रोथ मॉडल के प्रमुख तत्वों के विश्लेषण करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सुम्पीटर का पूंजीवादी विकास सिद्धांत क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सुम्पीटर के सिद्धांत का समकालीन विकास पर प्रभाव, लुईस मॉडल का वर्णन करें और इसे विकास के दृष्टिकोण से समझाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, दीर्घावधि विकास के सोलो मॉडल का विश्लेषण करने के लिए रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रोस्टोव का विकास मॉडल, इसके प्रमुख तत्वों पर विचार करें या फिर चर्चा करें, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस सबको क्या करना, बढ़िया से तैयारी कर लेना। ठीक है, रोस्टोव मॉडल की आलोचना करें और इसकी वैधता पर विचार करें। जो रोस्टोव मॉडल है इसका आलोचना करना है, यानी कि इसमें क्या नेगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है उसको वर्णन करना है और इसकी वैधता पर विचार करना है, कहाँ पर ये वैध है और कहाँ पर वैध नहीं है। विकास के शास्त्रीय सिद्धांतों के संदर्भ में भारत में भी आर्थिक विकास का विश्लेषण करना है। तो भारत जो विकास के शास्त्रीय सिद्धांत हैं, कौन कौन से शास्त्रीय सिद्धांत है उसको लिखना है और भारत में आर्थिक विकास का विश्लेषण करना है उसके संदर्भ में लेकर। सुम्पीटर के पूंजीवादी विकास के सिद्धांतों पर भारतीय संदर्भ में विश्लेषण करना है। विकास के विभिन्न सिद्धांतों कि भारतीय परिस्थितियों पर प्रभाव का आकलन करना है। तो ये सारा आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हम बताने का प्रयास किए हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस आप लोग को किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में नहीं देखने को मिलेंगे, और अगर देखने को मिलेंगे तो नेक्स्ट बार आप लोग को, अभी तो 50 क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट बार 70 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा आएगा कि आप लोग को इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका यूनिट वाइज आप लोग के लिए जितना भी तरह का क्वेश्चंस है उसको हम लिख चुके हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के इस सिलेबस से बनाए ही नहीं जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सारा कुछ बता दिए आप लोग को, आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसका नोट्स वगैरह चाहिए आप लोग को, इसका आंसर वगैरह चाहिए, आप लोग प्राइवेट क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ पर सारा PDF आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है,
और इसी तरह से और भी जैसे मेजर 7 है, मेजर 8 है, और सभी का वीडियोज़ देखने को मिलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप लोग आगे आने वाले समय में रेगुलर वीडियोज़ को देख पाएँ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।